ये सेकंड टेस्ट था आपका PF2, मतलब प्री फाउंडेशन 2, मतलब अभी आप लोग फाउंडेशन में नहीं है, प्री फाउंडेशन में है। प्री फाउंडेशन के बाद कहाँ जाना है? फाउंडेशन में। फाउंडेशन के बाद कहाँ जाना है? ड्रॉपर में। अभी मतलब आपके कौन वाले पाप धोए जा रहे हैं? जो आप स्कूल से करके आए, मतलब किया कोई और, धो कोई और रहा है। बताओ यार क्या जमाना आ गया। अभी आप धीरे धीरे फाउंडेशन, तब ड्रॉपर लेवल पे जाएंगे। मतलब समझो कि आज का जो पेपर था ये इनऑर्गेनिक वाला, इसमें सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं टोटल देख लिया। जेईई मेंस के भी हैं, नीट के भी हैं, एडवांस्ड के भी हैं, और यही 3 था शायद, मैंने अवॉइड किया था एम्स या बाकी एग्जाम्स को। इसमें आपने देखा है कि 2021 का भी क्वेश्चन है, 2023 का भी क्वेश्चन है ना, और 1994 का भी क्वेश्चन, आपके लॉन्च होने से पहले 1990 का भी क्वेश्चन है, 2022 की भी है, 24 की भी है, 23 की पहले ही क्वेश्चन है, 25 का भी नहीं डाला था, 25 का नहीं डाला। तो एक बात तो समझ में आ गया होगा, टेस्ट देके पढ़ाया गया है डायरेक्शन पर कि बाहर? डायरेक्शन पे। तो ये बिल्कुल नहीं समझना है पहले कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और क्या पढ़ना चाहिए। बहुत डायरेक्शन पे एकदम अलाइन होकर के आपको पढ़ाया गया, चीजें बताई गई है, जो चीजें जरूरी है एग्जाम्स में कंपटीशन में आती है वही चीजें, क्योंकि अभी तो रिपीटेडली टेस्ट चलते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। आंसर पहले इस पेपर का लिख लें आप, PF2 का, फिर उसके बाद मैं आगे की कहानी शुरू करूं। और एक मैंने आप लोगों को एक हिदायत दी थी, क्या किसी ने वो काम किया है आज के टेस्ट में? क्वेश्चन में टिक कर। हमने आपसे बोला था कि जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बनाने के समय में जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं या एग्जैक्टली रीच नहीं कर पाते हैं। अप्रोक्सीमेटली लगता है कि रीच कर पा रहे हैं, और फिर अपना हाथ एक्सटेंड कर देते हैं 10-20% एक्स्ट्रा, और आंसर में टिक कर लेते हैं कि चलो इसका सी लग रहा। हमने बोला कि अभी शुरुआत के कुछ महीने में आपको ये लगने वाले क्वेश्चंस को आंसर में कन्वर्ट नहीं करना। इसको क्या करना है, आपको जो लग रहा है आप क्वेश्चन पेपर पर आंसर में टिक और क्वेश्चन में टिक मार ले, और बाद में ये चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लग रहे थे और उसका आंसर क्या रहा था। इससे आपको एक चीज लॉन्ग टर्म में 2-3 महीने में समझ में आ जाएगा। ये जो तुक्का लगाने वाले होते हैं ना, शर्मा जी टाइप हिटर, रोहित शर्मा जैसे, तो वो नहीं लगाना। वो कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। कभी कभी थोड़ा फायदा देता है, लेकिन बहुत बड़ा फायदा कभी नहीं देता, लेकिन नुकसान अक्सर देता, तो वो समझना जरूरी है। देखो मैं बहुत ये बड़ी बात बोल रहा हूं। अभी कल फाउंडेशन बैच का टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हुआ, ठीक है? तो जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जो थर्ड टॉपर, सेकंड टॉपर है एक बच्चा, वो फर्स्ट टॉपर और थर्ड फोर्थ टॉपर, मतलब ऊपर का भी नहीं, ये थर्ड टॉपर है, जो थर्ड टॉपर बच्चा ये फर्स्ट और सेकंड वाले से और नीचे के भी 3-4 स्टूडेंट्स से ये पॉजिटिव कम बनाया, लेकिन फिर भी ये ऊपर बरकरार है। क्यों? क्योंकि इसने नेगेटिव कम बनाया। जो टॉपर है कल के टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाया है, उसने 41 सही करा है, 10 गलत करा है। समझिए, इस बच्चे ने 35 सही किया है, 5 गलत किया। तो ले दे के आप एक अच्छे पोजीशन पे आ जाता, जबकि इसके नीचे वाले ने 37 भी सही किया, 38 भी सही करा, 38 भी, बट ये 35 करेक्ट के साथ वहां, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे जो नेगेटिव है ना, किसी ने 10 किया है, किसी ने 13, किसी ने 17, ठीक नीचे वाले ने 22 किया नेगेटिव। जिसने 22 नेगेटिव किया उसने सही इससे ज्यादा बनाया 37, लेकिन इससे मार्क्स में वो काफी पीछे, वो 135 है, ये 23 है। 12 नंबर पे तो बवाल मच जाता है भाई। इसीलिए ये आदत एक दिन में नहीं पड़ेगी। कौन वाली आदत सुधारनी? नेगेटिव जो हटाना है, वो एक दिन में नेगेटिव नहीं हटेगा, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा नेगेटिव हटाने के लिए, कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा इस पे। और उसका सबसे बढ़िया पॉइंट यही है कि आपको जहां भी क्या लगता है, लग रहा है, उस लग रहे को आप आंसर में ना करके क्वेश्चंस में अलग से कर ले, और 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने लो ना यार, कहां भागे जा रहा है। फिर आदत पकड़ लेना, आपको लगेगा कि नहीं सर वाली एडवाइस गड़बड़ है, तो का ही लगाना अच्छी बात है, लो वीरेंद्र सहवाग बन जाओ, ठोकते रहो, लेकिन 2 महीने तो पहले करके देखो कि क्या इससे फायदा होने जा रहा है। आंसर्स लिखिए। 1C, फिर गलत बात, आंसर क्वेश्चन में टिक करना होता है। दोबारा कैसे रिवीजन करोगे? पूरा रंगे हुए हो,
अच्छा, दोबारा रिवीजन के लिए अगर मैं बोलूंगा तो कहां से क्वेश्चन लाओगे? इसी को ना रिवाइज करोगे। तो जब आंसर टिक करा हुआ है तब आप इसी को कैसे बनाओगे बताओ? तब तो आंसर देखोगे, इनऑर्गेनिक है, वैसे ही आंसर की जरूरत होती है, देखोगे और बना लोगे। क्वेश्चन में कभी भी टिक नहीं करना आंसर, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं। आंसर नीचे लिखना, नीचे खूब सारा स्पेस होता है ना, तो नीचे आंसर्स लिखें। बनाने वक्त क्वेश्चन में क्यों टिक करना? बिल्कुल नहीं करना, यह काम ही नहीं करना। यह पेपर नहीं है, एसेट है आपका। आप लोग इसको क्या समझ रहे हैं कि आज हुआ और अच्छा आज हो गया तो पेपर दे दो, तो आज के बाद काम नहीं है। लो, जो जो आंसर टिक किया वो सबका पेपर लो। नहीं देंगे ही नहीं, लो हट, किसी का नहीं देंगे। दिखाओ। ये नहीं कि ये पिछले साल पढ़ी है, बच गई। लो दिखाओ, नया देंगे। हाँ, तू हमारा दामाद है ना। हाँ, डॉट लगाए ना, आंसर हो गया। दिखाइए, डॉट ही तो है, टिक दिखाइए, टिक किए हैं, बच गई। लग रहा है सुबह सुबह मम्मी इसकी पूजा की है। लौरे हट, ना देंगे पेपर। आगे से करोगे ये गलती, सॉरी बोल। कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। लो, ये गलत काम है, आगे से नहीं करना ये। नहीं, प्रैक्टिकली सोचो ना। एक मिनट, एक मिनट। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए किसी किताब में है स्पेस? पढ़े हुए हो ड्रॉपर क्यों है कहीं? तो जब ये क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हो कि एसेट है, बाद में मुझे इसी से प्रैक्टिस करनी और आंसर टिक की भी रहेगी, तो कैसे करोगे प्रैक्टिस बताओ? निकालोगे, अच्छा 2 का सी है, 3 का डी है, 4 का डी है, तो वही वाला बचवा हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए गया तो अपने सीनियर से जो पहले से दे, बड़ा टेंशन में था, फ्रस्ट्रेशन में, तो जो दे के आया, अब ये बैठ के सोच रहा मेरे से क्या पूछेगा इंटरव्यू में, क्या पूछेगा। तो जो दे के आया उससे पूछा, अच्छा सुनिए ना, आपसे क्या क्या पूछा गया था? तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पिताजी का नाम क्या है, नहीं भारत के राष्ट्रपति पिता का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा गया कि भारत आजाद कैसे हुआ था, उसकी प्रक्रिया को समझाया, कब हुआ था और कैसे हुआ था। सीक्वेंस में आंसर रट गया। जाने के साथ इससे पूछा गया, आपके पिताजी का नाम क्या है? बोला महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन, आपका जन्म कैसे कब कहां हुआ था? बोला यूं तो प्रक्रिया 1857 में शुरू हो गई थी। बहुत लोगों का इसमें हाथ है। भगत सिंह भी नहीं होते तो ये नहीं होती, और महात्मा गांधी भी नहीं होते तो यूं नहीं होती, और फाइनली 1947 में जाकर के कामयाबी मिली। वही वाला टाइप हो जाएगा, 1 का सी 2 का डी रट के जाके एग्जाम में सॉल्व कर दो। चल बैल सब कही, 2 का सी, 3 का सी, 4 ए, नीचे आंसर लिखे ना, काफी स्पेस। 4 ए, 1 का सी बोला तो, 2 का भी सी, 3 का सी, 4 ए, 5 बी बॉम्बे, 6 ए, 7 डी दिल्ली, 8 सी, 9 बी, 10 बी, 11 ए, 12 बी बॉम्बे, 13 ए, 14 डी दिल्ली, 15 सी, 16 बी बॉम्बे, नहीं 16 ना, हाँ बॉम्बे, 17 दिल्ली डी, 18 सी, 19 सी, 20 बॉम्बे बी, 21 बी बॉम्बे, 22 बी बॉम्बे, 23 बॉम्बे, 24 ए, 25 बॉम्बे बी, 26 सी, 27 बी बॉम्बे, 28 सी, 29 डी दिल्ली, 30 बी बॉम्बे, 31 बी बॉम्बे, 32 डी दिल्ली, 33 ए, 34 बॉम्बे, 35 सी, 36 बी बॉम्बे, 37 डी दिल्ली, 38 सी, 39 बी बॉम्बे, 40 सी, 41 ए,
42D दिल्ली। ठीक है, क्या करेंगे आप अच्छे से जाके चेक कर लेंगे कहां पे क्या डाउट है नहीं है, और कल की क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे कि किस किस क्वेश्चन को मेरे को पूछना है। एकदम अच्छे से एक एक पेपर के पीछे ढंग से लगना है, किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, पिछले टेस्ट का तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था ना, अरे दे दिया था ना रिजल्ट। क्या क्या देखो, आंसर चेक कर लेना है। क्या नंबर? इन ग्रेफाइट एंड डायमंड द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडेशन आर, ग्रेफाइट में 33 और डायमंड में 70, पी ऑर्बिटल में 75। डी अभी समझ में आया, मैं पढ़ता हूं तो समझ में आता है, खुद से पढ़ते तो समझ में नहीं आता है। थर्टीन, अभी डाउट थोड़ी ना बता रहे हैं, आंसर चेक करना है। हाँ, जिसका जो गलत होता लगता है मेरा ही सही है, सर ही गलत बनाए होंगे। सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, किससे? एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप में एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज एक तरह के होते हैं, यही चीज ना कह रहा है, सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। प्रॉपर्टीज जो सिमिलर हैं ग्रुप में, ये किससे रिलेटेड होगा? एटॉमिक नंबर से? नहीं ना। किससे रिलेटेड है ये? एटॉमिक मास से? नहीं, वो भी अलग होता है। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल से? सेल नंबर भी अलग होता है। तो वो रिलेटेड है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो डी होगा 13 का। हाँ डी, क्या दिया हुआ? ए, डी होगा आंसर। दो पेन दो, 13 का। 13 हो गया आपका डी। हाँ, ग्रुप में सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, एटॉमिक नंबर सिमिलर थोड़ी होता। उसी से सिमिलर होती है केमिकल प्रॉपर्टी। हो गया ना? चल, तो देवियों और सज्जनों, शुरू किया जाए रिएक्शंस ऑफ एल्कलीज। क्या आप लोगों ने मेटल का वाटर से रिएक्शन, नॉन मेटल का वाटर से रिएक्शन अच्छे से कवर किया है? पढ़े उसको? किए कल वाला? अच्छा, नोट्स कितने लोगों का अपडेटेड है एकदम, मतलब आज तक? हाथ उठाइए। मतलब ये नोट्स भी पीछे है। कितने क्लास आपके पीछे है? 2। समोसा खाओगे? मंगवा दें चाय के साथ। ज्यादा नहीं है, थोड़ा पक्का? आपका छोटू? 1। क्यों? 2? तुम्हारा भी 1 बाकी है। आपको पीडीएफ मिलती है और आप पीडीएफ अपडेट अगर नहीं रखेंगे, गड़बड़ ना छोटू, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। रिएक्शंस ऑफ एल्कलीज का मतलब हुआ, पहला पॉइंट है इसमें एल्कलीज। एल्कलीज समझा जाए, एल्कलीज क्या होता है छोटू? एल्कलीज आप बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस। एल्कलीज और एल्कली, ये जो आपने लिखा है एल्कलीज और ये जो आपका है एल्कली, क्या ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग?
अलग अलग। एल्कली क्या होता है? एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो एल्कली वहां पर किस बात को रिप्रेजेंट करता है? ये जो एल्कली है आप 1A को बोलते हैं ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मैं ये पूछ रहा हूं। किस चीज को जी? अबंडेंस, प्लांट एस ना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि रिच अबंडेंस है सोडियम और पोटेशियम वगैरह एलिमेंट्स की, 1A के एलिमेंट्स की, प्लांट्स को बर्न करने के बाद जो उसका एस है उसमें। लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर सॉल्युबल बेसिस। अब वाटर सॉल्युबल बेस कौन होते हैं? पढ़ाया था, बेस मतलब मेटल की ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो कौन कौन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड मेटल के सॉल्युबल होते हैं पानी में? एस ब्लॉक की हाइड्रोक्साइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एस ब्लॉक, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के। तो रिएक्शंस ऑफ एल्कलीज का मतलब क्लियर है कि हमारा रिएक्शंस किसके तरफ? एल्कलीज मतलब NaOH, KOH, CaOH होल 2, यही सब हुआ ना। लेकिन क्या MgOH होल 2 लिया हमने? नहीं, इसकी तरफ नहीं। तो एल्कलीज का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। अब इनके रिएक्शंस अलग अलग सब्सटेंस की तरफ, ठीक से देखिए। ये जो एल्कलीज है मतलब अब आप समझ चुके हैं NaOH या KOH या स्ट्रॉन्ग बेस है COH होल 2 और वाटर सॉल्युबल बेसिस। इन पर अब अलग अलग चीज का रिएक्शन होगा। जैसे सर क्लोरीन का रिएक्शन कराए, ठीक है, कभी एक्वस कोल्ड में करवाया, कभी इसी क्लोरीन का रिएक्शन करवाया एक्वस हॉट। आपने फास्फोरस का रिएक्शन करवा दिया, आपने जिंक का रिएक्शन करवा दिया, आपने आयोडीन का रिएक्शन करवा दिया, आपने सिलिकॉन का रिएक्शन करवा दिया, आपने बेरिलियम का रिएक्शन करवा दिया, आपने एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया, आपने बोरॉन का रिएक्शन करवा दिया, आपने सल्फर का रिएक्शन करवा दिया। कुछ आया समझ में? मतलब यहां पर मेटल्स भी लिए गए हैं और नॉन मेटल्स भी। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको अगर बोला जाए तो एल्कलीज का रिएक्शन किससे अपने को करवाना है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी का अपना एरिया आज की क्लास में अपन इसी चीज को सीखेंगे। एल्कलीज का रिएक्शन किनसे? मेटल और नॉन मेटल्स। इसके जो स्टेप होंगे वो कैसे स्टार्ट होंगे ध्यान से देखिए। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है दोस्त, है अच्छे से बढ़िया से एकदम क्लासरूम में आइए। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारा इस रिएक्शन के पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेरा ये मेटल या नॉन मेटल हमारे वाटर की तरफ या तो हाईली रिएक्टिव हो या बहुत कम रिएक्टिव हो तब भी चलेगा, या तो हाईली रिएक्टिव हो या थोड़ा कम भी रिएक्टिव हो तो चलेगा। अब वो वाटर के थ्रू रिएक्शन को शुरू करके एक प्रोडक्ट बनाएगा और वो प्रोडक्ट इस एल्कलीज मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन करेगा और ये ओवरऑल रिएक्शन आगे बढ़ेगा। मतलब ये दो स्टेप में रिएक्शन। पहला स्टेप इनका किससे रिएक्शन होना? वाटर से, या तो तेजी से होनी है रिएक्शन या स्लो भी होगी तो चलेगी, पैटर्न की भी चलेगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला? जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट, मान लो 2 प्रोडक्ट आया या 3 प्रोडक्ट आया, वो उनमें से कोई एक प्रोडक्ट कम से कम किससे कंबाइन हो जाए तो 2 स्टेप का रिएक्शन बना। पहला स्टेप में ये वाटर की तरफ और दूसरा स्टेप में इसका प्रोडक्ट इसके रिएक्टेंट की तरफ हो गया। अब पॉइंट क्या है कि जो ये वाटर से रिएक्शन करेगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा, उसमें से एक प्रोडक्ट को कम से कम क्या होना चाहिए? एसिड या बेस? क्या होना चाहिए? एसिड या बेस? एसिड या एसिड जैसा, लेकिन बेस नहीं होनी चाहिए। क्या जी? बेस न्यूट्रल होगा कि नहीं? न्यूट्रल चल सकता है कि नहीं? ये जो वाटर की तरफ जाएगा तो एसिड होगा या बेस अगले से रिएक्शन करने के लिए? तो आपने बोला एसिड, मैंने बोला एसिड या एसिड जैसा। तो एसिड जैसा क्यों बोला? एक सब्सटेंस होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या है? जो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब हमने अगला पॉइंट बोला, बेस तो छट गया, अब हमने बोला एसिड या एसिड जैसा, मतलब एम्फोटेरिक भी चलेगा। तीसरा पॉइंट क्या बोला हमने? क्या न्यूट्रल चलेगा या नहीं चलेगा?
अगर इसका वाटर के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो मान लीजिए कि न्यूट्रल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या अब मेरा वो चलेगा या नहीं रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए? सोच समझ के जवाब दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। बट क्वेश्चन समझ में आया? आया? बोलिए। होगा? नहीं होगा? नहीं होगा या हो सकता है? ये बेस है, तो बेस न्यूट्रल की क्या खासियत है? वो ना तो एसिड है और ना बेस है। कौन कौन है न्यूट्रल ऑक्साइड्स बताइए? CO, NO, N2O, H2O एंड बस ऑक्साइड में यही है। OF2 न्यूट्रल है लेकिन वो ऑक्साइड नहीं है, वो फ्लोराइड है। तो न्यूट्रल वाला ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो वो कैसे बेस से रिएक्शन करेगा? ये भी समझ में आ गया। तो चलिए अब स्टार्ट करें। पहला, आपने बहुत सारा इसमें पढ़ा भी है, जो नहीं रिएक्ट करेगा उसका कुछ नहीं होगा, नहीं। लेकिन फिर समझते हो जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है, तो कुछ भी हो सकता है। देख लो NaOH प्लस, ध्यान से देखो, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, टुवर्ड्स हेलोजेंस। किसकी तरफ लिया? पहला रिएक्शन लिया NaOH प्लस F2, देख रहे हो ना जी, एक्वस। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? कैसे जाओगे? पहले फ्लोरीन किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से। क्या बनाएगा वाटर से रिएक्ट करके? HF प्लस O2। देखो कितना रिवीजन हो रहा है हमारा, कई बार पढ़ चुके हो इसको। पहली बार इस रिएक्शन को पढ़ा जब हेलोजन पढ़ा रहा था, दूसरी बार पढ़ा जब नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन पढ़ रहे हो, तीसरी बार पढ़ रहे हो जब एल्कली से कर रहे हो। इसलिए बोलता हूं भूलने की टेंशन नहीं लेनी, मैं खुद रिपीट करके आपको याद दिलाता रहूंगा। अब इन दोनों में से कौन हमारे बेस के साथ फिक्स होगा? HF, क्योंकि ये क्या है? एसिड है। इसलिए ये वाला पार्ट मेरा अब आगे किससे कनेक्ट हो सकता है? NaOH से। तो एसिड और बेस में क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट के लिए आप क्या करते हो? बेस से कटायन निकालते हैं और एसिड से अनायन निकालते हैं। क्या सही बात है? तो यहां से कौन सी कटायन हटेगी? Na प्लस। वहां से कौन सी अनायन हटेगी? F माइनस आएगी, क्योंकि H प्लस हटेगी ना, तो क्या बन जाएगा? NaF प्लस वाटर। नेट रिएक्शन को देखने समझने के लिए आपको बैलेंस भी कर लेना चाहिए अगर करना चाहते हैं। जैसे वहां पर 2 फ्लोरीन, तो यहां पे मुझे क्या लगा देना चाहिए? 2 हाइड्रोजन, 2 हो गई। ऑक्सीजन कितनी है? 2। वहां ऑक्सीजन कितनी है? इसका मतलब इस 2 को क्या बनानी है अपने को? 1। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या कर दूं? हाफ से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? हाफ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाफ को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली अपने रिएक्शन में फ्लोरीन कितना आएगा? सोचो। अरे यहां पे 2 हो जाएगा ना, यहां क्या हो जाएगी? 2। यहां पे 2 लगाया था तो कितनी हो जाएगी? 4। और यहां हाफ लगाया था तो कितनी हो गई? 1। तो ध्यान से, फ्लोरीन कितने मोल्स है आपके? 2। तो 2F2। बोलो, अगला स्टेप आ जाओ। वाटर कितना लिया है? 2। अब यहां पर जब 2 HF है तो NaOH भी कितनी चाहिए? 2। और यहां पर NaF कितनी बनेगी? 2। H2O कितनी बनेगी? 2। चूंकि ये 2 है और वो भी 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये 2 बनेगी, ये 2 बनेगी। बन गई? ठीक है। आइए अब बैलेंस कर लेना। तो 2F2 आया, H2O वहां पे 2 लगा और यहां पर 2 निकल गए। बोलो, तो क्या ये और ये कैंसिल हो गया? 2 2 H2O समाप्त। तो नहीं, सही है। HF कितना है? HF ना 4 है। हाँ सही है, सही है। NaOH अब आ जाओ। NaOH कितना लिया? 2। तो 2 NaOH। बोलो, अब प्रोडक्ट में HF बना। HF कितना बना? 4। अच्छा, HF 4 था। ओ, तो ये कितनी लेनी होगी फिर? 4। ये भी कितनी लेनी होगी? और ये भी कितनी आ जाएगी? ये 4 नहीं आएगी। देख लो, ये 4 है तो ये तो 4 होगा, ये पक्का है। तो 4 ये आ गया और 4 हाइड्रोजन और 4 8। हाँ यहाँ 4 होगी, सही है। तो मेरा वाटर वहां पे कितना था? 2 ना जी? वाटर 2 ही था ना? हाँ ठीक है, वाटर 2 था। और यहाँ वाटर कितनी है? 4 है। तो प्रोडक्ट में बचेगा, रिएक्टेंट नहीं बचेगा। अब प्रोडक्ट में आ जाओ। NaF कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ 4 हो गई, 4 NaF हो गई। नेक्स्ट बोलो, और क्या बच गया? O2। O2 कितना हो गया? सबसे लास्ट वाला 1। और प्लस वाटर कितना बचेगा? 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा।
चेक करो, 4 फ्लोरीन है, 4 सोडियम है, और हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन है 2 और 2 4। क्लियर हो गया? बिल्कुल कर सकते हो। नहीं नहीं, वो देखो ऊपर नीचे किया ना, इसलिए परेशानी हुई आपको। ऐसे लिखते ना स्टेप वाइज इस तरह से, और फिर जितना एचएफ बना उतना यूज कर लेते तो आपका बैलेंस होते आता। ठीक है, आपको बैलेंस जैसे करना है वैसे कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। तो NaOH प्लस F2 रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ NaF प्लस O2 प्लस H2। लोग हर बार बैलेंस करने नहीं जाएंगे, या करना है तो स्टेप वाइज करो, या एक बार में हीट एंड ट्रायल लगाओ तब भी चले। सेकंड रिएक्शन चलो लेके आता हूं इसको। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कुछ भी प्रोडक्ट पे फोकस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। NaHF प्लस O2 बना और HF किससे रिएक्ट किया? बेस से, तो क्या हो गया हमारा NaF प्लस O। सेकंड नंबर पे, नहीं बी नंबर, हमने लिख दिया NaOH प्लस Cl2। एक्वस कोल्ड लिखा जाएगा या फिर आपको डाइल्यूट कोल्ड लिख देगा, क्या बने? कैसे स्टेप शुरुआत की जाए? क्लोरीन की रिएक्शन पहले किससे कराई जाए? कोल्ड में ना। बोलो क्या रिएक्शन प्रोडक्ट होगा? HCl प्लस HOCl। सही है। अब यहां पे बैलेंस चेक कर लो, यहीं पे कर देता हूं। देखो स्टेप वाइज अगर करना था पिछले को तो कैसे करना था? 2 क्लोरीन बैलेंस्ड है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, 1 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। तो ये हमारा एसिड है या बेस है? और ये भी अपना क्या है? तो दोनों 1-1 मोल एसिड ही रिएक्शन में यूज होगा। तो NaOH में कितने चाहिए? 1 ही मोल, और HOCl है, यहां भी NaOH लगाया। तो पहले प्रोडक्ट बना क्या होगा? OH माइनस और H प्लस हट गया, क्या बन गया जी? NaCl प्लस वाटर। ये ऑलरेडी बैलेंस है। और यहां भी क्या बन गया? NaOCl प्लस वाटर। अब नेट रिएक्शन में सब कुछ अभी तक बैलेंस्ड है, कैंसिल होने की बारी है। HCl कैंसिल हो गया 1 मोल, HOCl भी 1 मोल कैंसिल हो गया, 1 मोल वाटर भी आपका कैंसिल हो गया। बोलो तो फाइनली क्या आया? NaOH कितने मोल्स? 2 मोल, और Cl2 कितने मोल? 1 मोल। प्रोडक्ट में क्या आया? NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर। क्या है? रेडॉक्स में कौन सा टाइप है? डिस्प्रोपोर्शनेशन या सिंपल रेडॉक्स? क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन है। कैसे? क्योंकि दोस्त यहां पे क्लोरीन किसमें थी? 0, और यहां पे क्लोरीन कितनी थी? -1, और यहां पे क्लोरीन कितनी है? तो 0 गया -1 और 0 गया +1। ये गया हमारा छोटू रिडक्शन, और ये गया ऑक्सीडेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन के केस में इक्विवेलेंट वेट जब निकालना होता है, सिखाया मैंने, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 कितनी हो जाएगी बताओ? एक बार ड्यू टू ऑक्सीडेशन और एक बार ड्यू टू रिडक्शन। तो बताओ ऑक्सीडेशन में मोलर मास ऑफ Cl2 बाई ऑक्सीडेशन में वैलेंसी फैक्टर कितना है? 0 से +1, 1 का चेंज। तो लेकिन पर मॉलिक्यूल होता है, तो 2 के लिए 2 का चेंज, प्लस रिडक्शन में मोलर मास ऑफ Cl2 बाई 0 से -1, 1 का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज। मतलब आंसर क्या हो गया? मोलर मास ऑफ Cl2 हाफ प्लस हाफ 1। कितने लोग को आया समझ में? गुड। ये कराया हुआ है ना पहले, देख लो किसी को डाउट है तो मैं उधर शिफ्ट कर दे रहा हूं पहले। ठीक है, अभी इक्विवेलेंट वेट 3-4 में निकलवाएंगे, इसलिए ध्यान से। क्लियर हो गया? तो यदि क्लियर हो गया है दोस्त, तो आप पिछले क्वेश्चन में एक बार इक्विवेलेंट वेट बता दो फ्लोरीन की, मैं पूछ रहा हूं। डेफिनेटली मोलर मास ऑफ फ्लोरीन बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास को m मान के बताओ, m बाय कितना लिखना होगा? पेन क्या लगाना है इसमें? बिना पेन लगे बनेगा? पेन लगाने से बनेगा भी नहीं।
सिखाया था आपको इक्विवेलेंट वेट आप कैसे डिस्कस करते हैं। क्या होगा छोटू? बाई टू, एम बाई टू, बैठिए। और कोई? एम बाई टू, एम बाई टू, एम बाई टू, पक्का ना? डेफिनेटली, क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, तो नहीं है तो मेरा फ्लोरीन का अपने को क्या देखना है कि क्या हो रहा है। तो फ्लोरीन 0 से कहां जा रहा है? -1 में। तो 0 से -1 एक का चेंज है, बट वहां पर कितने फ्लोरीन है? 2। मैंने बोला था पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, बैलेंसिंग फैक्टर से मतलब नहीं है, इसीलिए m बाई कितनी हो जाएगी? 2। बहुत बढ़िया, चलो। तो बी रिएक्शन क्लियर हुआ। हेलोजन की तरफ अगला रिएक्शन देख लो, सी। अगर दिया CaOH2 प्लस Cl2 एक्वस हॉट, या लिख दिया कॉन्क हॉट, ऐसे भी करके लिख दे, क्या बनेगा? आपको क्या क्या बताना है? प्रोडक्ट बताना है, बैलेंस प्रोडक्ट बताने हैं आपको, और इक्विवेलेंट वेट बताना है क्लोरीन का। नहीं, पहले प्रोडक्ट और इक्विवेलेंट वेट एक साथ, बैलेंस्ड बताना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो बताना ही है, लेकिन बैलेंस्ड अच्छे से। टेक योर टाइम। जिनका हो गया लाइए दिखाइए। ठीक है, तो बैलेंस प्रोडक्ट आपका ये वाला हो गया, नीचे वाला ना? ठीक। फिर से बोलो। हाँ, ये तो करवाया ही था क्लास। सॉल्युबल हो जाएगा एनएच में आयोडीन। किस चीज? एनएच की सॉल्युबिलिटी नहीं बोलेंगे, हेलोजन की सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। नहीं, उसमें ऐसे डिस्कस नहीं करते। वो सभी के रिएक्शंस का अपना अपना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा और अपनी अपनी डेल्टा जी फॉर्मेशन होगी। लाइए दिखाइए आप लोग भी, गर्ल्स लाइए। छोटू जिनका हो गया, आपका हुआ तनु? ठीक है, नकीबुद्दीन साहब लाइए दिखाइए। नहीं हुआ अभी तक? क्या नाम है? आमिर? नहीं, नकीबुद्दीन नाम है ना? हाँ, तो तुम दोनों का नामकरण करना भूल गए फिर। अरे लाओ ना जी, दिखाओ ना।
लग रहा है धरने पे बैठ गई हो तुम लोग। ला छोटू, ठीक, लाओ दोनों दोनों दिखाओ ना। छोटू लई, अरे आजा पहलवान आजा, दिखा बनाया क्या, दिखाओ तो पहले। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग आएंगी लेके या मैं आऊं? यार बहुत टाइम ले लिए भाई तुम लोग, इतनी देर में चाय बन गई, चाय आ गई और पी भी ली जाएगी। सोचो जब ऑफलाइन में दबाव पर आपका ये हल है तो ऑनलाइन में क्या होता होगा। मुस्कान लाओ दिखाओ, अरे दोस्त को दिखाओ। सृष्टि तुम भी लाओ, लाओ दोनों। लाने नहीं इधर, हम देख लेंगे, पढ़े लिखे हैं। ये तो गजबे प्रोडक्ट बनाई है भाई, बाकी से अलग बना दिए। बायो है कि मैथ्स है? हाँ बायो है। शर्मा के क्यों बोल रही, क्योंकि पता है इस पे एलसीएम गलत लिए होंगे शायद। लॉस सिस्टम, ए लाना शर्मिली देवी, हट। तो बेटा जो बनाया दिखाएगा ना रे। ठीक है, गलत नहीं है, सही है। लो पीछे दिव्या, आने दीजिए। लाइए आप भी कोने से। लाइए, छोटू आपसे बड़ा कुछ नहीं। अंकित, सभी का सही है, जबकि सबने अलग अलग बनाया। क्यों सही है? क्योंकि आपने एफर्ट्स लिया तो एफर्ट्स सही है, आंसर सही नहीं है। खुश नहीं होना, आपके एफर्ट्स अच्छे हैं। ठीक, चलो मैं बनाता हूं। यही वजह है कि जब तक सामने आपको पढ़ाने वाले लोग आपकी कॉपी नहीं देखेंगे ना,
तो ये समझ आना बहुत मुश्किल है कि आपका हाथ चल किधर रहा है। आप डॉक्टर से दिखाते हैं, अपने सिम्टम्स बताते हैं ना जी, तो वो तुरंत टेस्ट बताते हैं ना अकॉर्डिंग टू सिम्टम कि ये भी कराना और ये भी कराना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस, जब फर्क यही है। तो आपके जब नोट्स देखते हैं ना तो समझ में आता है किसी से चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा, किसी से रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा, किसी से वैलेंसी फैक्टर नहीं निकल रही है, कोई फॉर्मूला नहीं लिख पा रहा। तो हर लोगों की अपनी समस्या है, और समस्या कैसी भी हो, समस्या तो समस्या है, उसको सुलझाना पड़ेगा भाई। अगर नहीं सुलझाओगे तो बाद में वो लाइलाज बीमारी हो जाएगी। कोई नहीं, देखिए आइए, मुझे नहीं लगता कि किसी का सही है, एक छोड़ के अब देखता हूं, वो भी पता नहीं, अब चेंज नहीं करोगे कोई आंसर। सबसे पहले मैक्सिमम लोगों ने गलती कहां पे करी है, सबका तो देखा भी नहीं, किसी ने हीट वाले चीज को कंसीडर नहीं किया। क्लोरीन का वाटर से दो रिएक्शन होता, एक होता है HCl प्लस HOCl और दूसरा होता है HCl प्लस HClO3। यहां पे अपने को कौन रिएक्शन कंसीडर करनी है, क्योंकि ये गर्म वाली है ना, गर्म में वो नहीं होता। तो ये वाली रिएक्शन तो पहले दो ही लोगों ने शायद कॉपी में किया। कौन कौन किए हो? अच्छा किए हो, 3-4 लोग, 5 लोग किए हो, ठीक है। अब आगे देखता हूं, तुमने कॉपी नहीं दिखाया तो तुम्हारा नहीं पता। अब इस रिएक्शन को लेके बढ़ना पड़ेगा, तो चलो आ जाओ। नाउ Cl2 अच्छे से ध्यान दिया जाए प्लस H2O। छोटू घबराना नहीं है, मेहनत करना है, और कहां पे हमारी गलतियां हैं हमें उस चीज को फाइंड आउट करना। आपके घबराने से कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा, ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि उसका बन जा रहा मेरे से नहीं बन पा रहा। आपका आधा बना किसी से पेन भी नहीं उठा, ये सोच के क्यों नहीं खुश होते हो? ये सोच करके क्यों डिप्रेस होना है कि उसका 90 आ रहा मेरा 60 आ रहा? ये क्यों सोच के नहीं कॉन्फिडेंस लाते हो अपने अंदर, मेरा 60 आया बहुत होगा, -2 आया, -5 आया, 10 आया, 20 आया। तो घबराने से काम नहीं चलेगा। मेरे से फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है, क्या होगा? रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं, क्या होगा? टाइम निकल रहा और कुछ लोग तो जवाब दे रहे। ऐसे नहीं होगा, हमें अपनी कमियों पे काम करना होता है। रिजल्ट लेने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे छोड़ो ना, मैं कह रहा हूं 70% से ज्यादा लोग पीछे ही रहते हैं, शुरुआत में पीछे ही रहते हैं। क्या बोलता हूं, कई बार बोलता हूं ना आप लोगों से कि ऐसा ऐसा बच्चा रिजल्ट ले आता है कि टॉपर के बारे में सोचे रहते हैं कि रिजल्ट लाएगा, वो नहीं लाता, और जिसके बारे में नहीं सोचते वो लेके आता। तुम्हारे बैच में भी ऐसा हादसा हुआ है, जिसके बारे में सोचा वो नहीं लाया, जिसके बारे में नहीं सोचा वो ले आया। तो ये चीज कॉमन सी बात है, क्योंकि रिजल्ट किसी के मेरिट को देख के नहीं होता, कोई पढ़ने में तेज है ये सोच के नहीं होता। रिजल्ट एक कंसिस्टेंट एफर्ट है। पढ़ने में बहुत तेज है, 10 दिन पढ़ाई किया, 15वें दिन छोड़ दिया, आज क्लास में टॉप कर रहे हैं, 2 महीने टॉप कर रहे हैं, और तीसरे महीने से कोई नया सब्जेक्ट खुल गया मोबाइल पे, गए काम से। तो रिजल्ट जो हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट से बनती है, लगातार काम करने से बनती है, कमियों को फाइंड आउट करने से बनती है, और कमी को फाइंड आउट करने के बाद रिजॉल्व करने से बनती है। छोटी छोटी चीजों पर अक्सर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, थियरी तो सीख जाते हैं। जैसे ये तो अगर सच कहो तो मैंने पहले भी पढ़ाया, तो इसमें कुछ था नहीं, ये तो मैंने रिएक्शन भी पहले करवाया है। तो अगर आपका नहीं हो रहा तो इसका मतलब छोटे छोटे स्टेप्स आप मिस कर रहे हैं। कहीं फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं फॉर्मूले में चार्ज को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं वो हीट में क्या होगा वो चीज मिस कर जा रहे हैं। काम करना है, घबराना नहीं। ये पहले बन गई, तो हर स्टेप को अपने को क्या करना है, बैलेंस। तो आ जाओ, बैलेंस करते हुए ही चलते हैं हम लोग। किसको छुट, रुक जाओ, ठीक है वो वाला पेज है ही। बैलेंस करो पहले। क्लोरीन कितना है, 2, यहां भी 2, लेकिन ऑक्सीजन 3 है और वहां 1 है। तो ध्यान से देखो, और हाइड्रोजन बैलेंस है, इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करनी है।
तो यहां पे क्या लगा दीजिए 3। लेकिन अगर मैं यहां पे 3 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगी, हाइड्रोजन 6 होगी तो फिर यहां गड़बड़ी होगी। तो पहला स्टेप ये वाला बैलेंस सही से आपको करना, अच्छे से देखो। अगर शुरुआत करी जाए, मान लो कि यहीं से शुरू करता हूं, कितना लिया 3, तो यहां पे क्या कर दूं, थोड़ी देर के लिए देख रहा हूं, 3, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, और क्लोरीन, क्लोरीन तो 2 है, तो आराम से आराम से आराम से यहां पे इस हाइड्रोजन को चेंज कर दें। इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं कर सकते हैं छोटू, क्योंकि ऑक्सीजन चेंज होगा। तो अपने को लाना है 6 हाइड्रोजन, एक ऑलरेडी है, तो कितने चाहिए, आ गया, बोलो। अब जब 5 आया तो क्लोरीन कितनी हो गई, और यहां कितनी हो गई, वहां कितनी है, तो यहां कितनी लग जाएगी। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, पहला स्टेप क्लियर हो गया। तो चलो अब यहां पे मैं लगा दे रहा हूं 3, यहां पे क्या लग गया 3, यहां क्या लग गया 5, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब मेरे पास HCl और HClO3 दो चीज है? चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा वो टिल्ट, अब सीधी हो गई। हाँ ठीक से देखो, तो अब 5 मोल HCl अपना आएगा, और ये किससे कंबाइन होगा, HCl कितना मोल है जी, 5 ही है ना, आराम से, ये किससे कंबाइन होगा, CaOH होल टू बेस, सही है। ये 5 फिक्स है या नहीं है, क्योंकि वहां पर 5 है, अब उस 5 को हमें चेंज नहीं करनी। CH होल टू बेस, बेस क्या देगा OH माइनस, तो कितने OH माइनस, तो Ca पर कितने प्लस होंगे, और एसिड क्या देगा, तो H प्लस निकलने के बाद अनायन क्या बनेगा। अब आपको किसको किसको जोड़ना, Ca प्लस और Cl माइनस को, तो 2 प्लस 1 माइनस, तो फॉर्मूला क्या लिखाएगा CaCl2, क्लोरीन 2 करनी पड़ेगी ना, और प्लस क्या हो जाएगा अपना H2। अब मुझे बैलेंस करना है, एसिड बेस में सिंपल है, बैलेंस्ड रहता है ऑलरेडी, फिर भी देख लो मैं ट्राई कर रहा हूं, यहां 5 है, यहां 5, यहां 5, यहां 5, चेक करो बैलेंस्ड है, एसिड बेस में बैलेंस्ड रहेगा, एसिड बेस बैलेंस्ड रहेगा। मतलब अगर 5 नहीं लिखता तो 1 होता, तो सब में 1 ही रहता, क्योंकि जितना H प्लस निकला, जितना OH माइनस निकला, उतना ही वाटर बना, उसी हिसाब से वाटर बना। क्लियर हो गया। अब एक स्टेप, सही है ना, 5 कैल्शियम है, 5 कैल्शियम, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस नहीं है, कितना होगा ऑक्सीजन 5, यहां कितनी है 5, हाइड्रोजन कितनी है 10, यहां हाइड्रोजन कितनी है 10, अच्छा अच्छा HCl 5 कर दिया था, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ओ एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, दस ऑक्सीजन हो गया ना, दस ना, 5 HCl, यहां पर 5 रखे हुए हो ना, तो इसको चेंज कर देना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसलिए आप लोग से नहीं बन रहा था, CaCl2 है, तो 5/2 कर दे रहा हूं, 5/2 कर दिया, मान लो नीचे लिख दे रहे हैं, तो क्लोरीन बैलेंस्ड। अब 5/2 के लिए कैल्शियम भी अपनी 5/2 हो गई, तो 5/2 लगा दिया, हो गया। अब 5/2 कैल्शियम हो गई, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 5, बोलो, ऑक्सीजन के लिए यहां 5 लगा दिया, हाइड्रोजन कितनी हो गई 5/2 इंटू 2 कैंसल 5 और 5 10, बैलेंस हो गया। अब 5/2 के लिए कंप्लीट किससे गुना कर दे हम, 2 से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो पूरे रिएक्शन को 2 से किया, तो यहां पे क्या हो गया 10, यहां पे कितनी बन गई 5, यहां पे कितनी आ गई 5, और यहां पे कितनी आ गई 10, आ गया ना।
अरे रुक ना, तो ऊपर में अब 10 बनाना पड़ेगा, तो कितने से गुना कर देंगे, खत्म कहानी। चलो अब दूसरा स्टेप क्या बचा है फिर से, कौन वाला, HClO3। HClO3 अब कितना यूज कर रहे हैं हम, 2 कर रहे हैं, वहां 10 कर लिया तो 2 कर रहे हैं, तो 2 HClO3 प्लस क्या लेना है, CaOH2। चलो आगे फिर से, तो पहले यहां से निकालो, क्या निकलेगा छोटू, Ca पर 2 प्लस और OH पर माइनस, कितने OH माइनस 2, यहां से क्या निकलेगा H प्लस और Cl3 माइनस, सही है। तो पहले प्रोडक्ट बनाओ, क्या बन गया, ClO3 का होल ट्वाइस। क्या ये समझ में आया, क्योंकि Cl3 पर कितना माइनस है 1, तो क्या लेना पड़ेगा, होल ट्वाइस, तो Cl3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, बैलेंस, बैलेंस कीजिए आराम से, हड़बड़ाइए नहीं। HClO3 का 2 हमें फिक्स करना है, मान लीजिए अभी के लिए, चेंज करना पड़ेगा फिर कर लेंगे। तो 2 रखने के लिए क्लोरीन 2 है, कैल्शियम 1 है ना, ऑक्सीजन 6 और 2 8, ऑक्सीजन 6 2 8, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, हो गया इजी है। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटायर को जोड़ना पड़ेगा ना छोटू, तो चलो जोड़ दे रहे हैं। दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा नहीं हो गया ना, चलो जोड़ो, बोलो, HCl तो अब समाप्त, HClO3 भी समाप्त, क्योंकि जितना मोल वहां बना उतना मोल ले लिया ना हम लोगों ने, तो CaOH2 कितना मोल यूज हुआ, 5 वहां और 1 यहां, 6 मोल कौन यूज हुआ, बहुत बढ़िया, प्लस। अब HCl लोगे कि रिएक्टेंट में कि नहीं लोगे, नहीं, क्यों, जितना HCl बनाया दोस्त उतना HCl यूज किया, 10 बनाया 10 ले लिया। HClO3 लोगे या नहीं लोगे, 2 बनाया 2 यूज किया, तो ये दोनों समाप्त हो चुका है, बोलो, चलो कैंसिल कर देता हूं ऐसे, समझ गए, ये लो दूसरे कलर से कैंसिल किया, ठीक है। अब आ जाइए वापस, CaOH2, क्लोरीन कितना मोल है वहां, 3 गुना 2 6, इधर तो नहीं है कहीं, 6 मोल है क्लोरीन। प्रोडक्ट में आइए, CaCl2 कितना मोल बना, 5, CaClO3 कितना मोल बना, बोलो 1। अब आ जाओ वाटर पे, वाटर वहां 3 गुना 2 6 मोल यूज हुआ, बोलो, यहां पे 10 मोल बना और यहां 2 मोल बना, 12 में से 3 यूज हो गया, 6 यूज हो गया, तो बचा 6 मोल, तो अपना आया 6 मोल। आया है किसी का, नहीं आया, हा? ये नहीं आया ना, लेकिन ये प्रोडक्ट कितने लोग का आया था, CaCl2 प्लस CaClO3 हाँ तुम्हारा था ये प्रोडक्ट, और किसी का नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम प्रोडक्ट लिख लिए होते ना, तो आधी तो तसल्ली मिलती कि चलो कुछ तो काम किया, बैलेंसिंग इसका डिफिकल्ट है मान लिया, प्रोडक्ट तो कम से कम सही लिखना चाहिए था। क्या प्रोडक्ट आया समझ में, प्रोडक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन वाटर से तो क्या बनाया, HCl प्लस HClO3, अब HCl पर CaOH2 लगाया तो क्या बन गया, CaCl2, और HClO3 पर CaOH2 लगाया, क्या बन गया जी, CaClO3 का होल ट्वाइस। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब बैलेंसिंग हो गया, अब मैंने बोला आपको क्या निकालने, इक्विवेलेंट वेट। पहले चेक करो रेडॉक्स का डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्लोरीन कितने में है यहां पे दोस्त, 0 में,
और यहां पे क्लोरीन कितने में है, -1, और यहां पे क्लोरीन कितने में है, +5 ना। तो 0 से -1 और 0 से +5, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा ना। तो इक्विवेलेंट वेट Cl2 की जो होगी, एक बार होगी ड्यू टू ऑक्सीडेशन और एक बार होगी ड्यू टू, क्योंकि क्या है ये रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो इक्वल्स टू m/0 से -1, एक का चेंज, रिडक्शन में कर रहा हूं, एक का चेंज, तो 2 के लिए तो m/ कितनी होगी, 2, और सेकंड वाले पार्ट में बोलो m/ क्या होगी, 0 से +5, कितने का चेंज, 5 का, ये है कितना, 2, तो कितने का चेंज, 10, तो ये करके क्या आया मेरा, 3m/5। ये कितने लोग का आया था, 3m/5, हाँ 3m, गुड। ठीक है, मैं आगे से आपको बैलेंस नहीं करवाने जा रहा हूं, लेकिन बैलेंस करने के लिए स्टेप वाइज अगर कर लिया ना, तो लास्ट में हो जाएगा आराम से, या नहीं तो आप यहां भी हिट एंड ट्रायल लगाते रहेंगे तो हो जाएगा। बट 6 और 5 बड़ा नंबर। हालांकि रेडॉक्स में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने का एक तरीका सीखोगे, बताऊंगा वहां पे, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो, तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर सी। आगे से क्या नहीं निकालना है, बैलेंस नहीं करना। अब ले रहा हूं डी, NaOH + I2, सिर्फ प्रोडक्ट बताइए। हेलोजन का कोल्ड में क्या होता है, HX + HOX, HCl + HOCl, तो HI + HOI। हालांकि रिएक्शन होता नहीं है, लेकिन पैटर्न बोला हमने सेम यूज करना। अब HI को NaOH से लड़ाओगे, क्या बनेगा, NaI + वाटर, और HOI को फिर NaOH से लड़ाओगे, NaOI, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या आंसर बनेगा अपना, NaI + NaOI + वाटर। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, किसी को, अच्छा चलो ये भी बता दो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2। तो पहले देख लो डिस्प्रोपोर्शन है या नहीं है, या नहीं है 0 से -1 और 0 से +1, है ना। तो जब डिस्प्रोपोर्शन है तो एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन, तो 0 से -1 एक का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज, तो m/2, और 0 से +1 एक का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज, अगेन m/2, m/2 + m/2 समझ में आ गया, मोलर मास ऑफ आयोडीन। चलिए नेक्स्ट पे आ रहे हैं लेके आपको सेकेंड रिएक्शन। पहला था किसका, NaOH का, किससे, रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस। अब आते हैं कैल्कोजेंस में। कैल्कोजेंस किस ग्रुप में आ गए हम लोग, 6 से। अच्छे से ध्यान दीजिए, ये पढ़ाया, पता नहीं याद है कि नहीं आपको, हाँ इसीलिए बोला क्या जाता है, आयोडीन इज वाटर इनसॉल्युबल बट इट डिजॉल्व्स इन, कहां पे जी, एक्वस NaOH, नहीं ये एक्वस NaOH में डिजॉल्व करता है। अगर बोलेगा क्या बनने की वजह से, तो NaI + NaOI बनने। कैल्कोजेंस, दो एलिमेंट को ध्यान दो, एक ऑक्सीजन एक सल्फर। ऑक्सीजन तो वाटर से रिएक्शन करता नहीं है, वाटर में तो सॉल्युबल है लेकिन रिएक्शन नहीं होती। तो किसी भी एल्कलीज का O2 से कोई रिएक्शन नहीं होगा, अरे O2 से कोई रिएक्शन नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो ए नंबर में मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन, दैट इज NaOH + O2। क्या कितने लोग को यह समझ में आ गया कि ये रिएक्शन नहीं होगा, हाथ उठाइए। बहुत लोग को नहीं आया अभी भी, क्या छोटू नहीं आया, आपको भी नहीं आया,
पीछे का पढ़ें, पीछे का नहीं पढ़ रहे हो अभी तक, लग रहा है कवर नहीं किए हो। कवर नहीं करोगे तो अटकते चले जाओगे। ध्यान नहीं देते हो छोटू आप भी? क्यों नहीं पीछे का निकाल पा रहे हो जल्दी जल्दी? तुम तो बड़ी हिम्मत से क्लास स्टार्ट करे थे छोटू, लग रहा है कि जैसे एकदम छोड़ चुके हो। डूबने के समय में कैसे आदमी अपना इंसान शरीर छोड़ देता है, ऐसे नहीं होता है छोटू, एफर्ट लगाइए। मैंने क्या बोला, जो सामने एलिमेंट है उसका वाटर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ रिएक्शन होना चाहिए, स्लो फास्ट कुछ या होना चाहिए। क्या O2 वाटर से रिएक्शन करता है? नहीं करता। O2 नॉर्मली सॉल्युबल है डायपोल आईडी की वजह से, तो जब ये पानी से रिएक्ट नहीं करेगा तो इसका कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। समझ गए अच्छे से? तो ये नो रिएक्शन। ठीक, हाँ अब सल्फर पे जाना। बी, ठीक से, सल्फर मतलब अपना रिएक्शन क्या है? NaOH प्लस सल्फर एक्वस। पढ़ाया है, फिर से बता रहा हूं। पहले सल्फर किससे करेगा? अगर मैंने यहां पर कोल्ड लिखा तो रिएक्शन होगा जी, क्योंकि सल्फर कोल्ड वाटर से रिएक्शन। कितने लोग को ये समझ में आ गया? कोल्ड लिखा तो नहीं होगा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये सब समझ में आना भी बहुत बड़ी बात है। तो अब मुझे क्या करना है? इस रिएक्शन को हीट करना पड़ेगा। सल्फर ऐसे लिखना होगा, एक्वस हीट किया, या लिखना पड़ेगा कॉन्क हीट। अब रिएक्शन होगा ना छोटू? अब हो। अब आइए उसके लिए। सल्फर पहले हॉट वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? याद आया? H2S क्या है? एसिड है। और SO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, याद करो। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, होता है ना? तो ये एसिड नहीं है, एसिडिक है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको? एनहाइड्राइड बोलते हो ना? तो मैंने क्या बोला था? चुपके से वाटर जोड़ के पहले क्या बना लेना है? एसिड। ये एनहाइड्राइड है, तो क्या बन जाएगी एसिड जी? H2SO3। अब आप H प्लस हटा लेंगे, कितने H प्लस हटेंगे? 2। तो मेरा अनायन क्या आएगा छोटू? आएगा, बोलो। तो अब यहां से मेरा H2S से कौन रिएक्ट करेगा? NaOH। और यहां भी SO2 से कौन रिएक्ट करेगा? NaOH। यहां से H प्लस हटेगा तो S पर कितना चार्ज आएगा? 2 माइनस। तो S पर 2 माइनस और Na पर 1 प्लस। क्या बनेगा दोस्त? Na2S। अच्छा, वहां यहां पर OH माइनस हटेगा तो अनायन क्या, कटायन क्या बनेगा? Na प्लस। बोलो, Na प्लस। अब उस पर अनायन क्या आएगा? SO3 पर 2 माइनस। तो क्या बना फॉर्मूला? Na2SO3 प्लस वाटर बना ना? तो वाटर अभी छोड़ रहे हैं, चलो Na2SO3। अब हमने यहां से यहीं पे रिएक्शन आप यहीं तक बना सकते थे। हमने यहां से इस रिएक्शन में एक स्टेप एक्स्ट्रा सिखाया था, जो बोला था आपको फिलहाल याद रखनी। 1 मिनट, किसको किसको याद है? पहले एक स्टेप और था। हाँ चलो याद है, बताइए छोटू आप क्या था? अब उसको बोल लेना। हाँ नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या था? प्रोडक्ट बोल दो। Na2S2O3, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बताओ। हाँ O3। हाँ, Na2S2O3 बना कैसे था? Na2SO3 प्लस सल्फर से। तो एक स्टेप ये एक्स्ट्रा मैंने बोला था, ये याद रखना। ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये बाद में आप समझेंगे। यहां एक रेडॉक्स हो जाती है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ऐड हमने बोला था कि इसके लिए प्रोडक्ट याद रखे, कैसे जोड़ दो, याद रखने का तरीका। बाकी कैसे हुआ ये मैंने बोला मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। ये था ना जी, क्या बोलते थे इस कंपाउंड का नाम? हाइपो। क्या बोलते थे? हाइपो। तो चलिए आइए दोस्त, फाइनली क्या हुआ? NaOH
प्लस सल्फर। अब बैलेंस करना हम लोगों ने छोड़ दिया, Na2S, ये ना जी, और जो Na2SO3 था वो कन्वर्ट कर गया किस में, Na2H2O3 प्लस 1। ये हाइपो बनाने का मेथड भी था, और ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, ये इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी आ जाता। स्प्रिंग्स मेथड, एल्कलाइन मीडियम यूज करना पड़ता, ऑलरेडी एल्कलाइन मीडियम चल रहा है, तो अब इसको नहीं भूलिएगा प्लीज। अब जो भूल गए, अब अगली बार याद रहनी चाहिए। Na2SO3 प्लस सल्फर, ये डायरेक्ट भी पूछा जाएगा। Na2SO3 प्लस सल्फर, एल्कलाइन मीडियम लिख देगा नीचे, क्योंकि देख रहे हैं आप शुरू से बेस लेके चला जा रहा, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट Na2H2O3। ठीक है, चल, क्या समझ रहे हो? मतलब ये है कि आपको अपना कलम चलाना पड़ेगा। पेन जब तक आप नहीं चलाएंगे दिक्कत है बनना आपसे। पेन आपको चलाना पड़ेगा, चार्ज बैलेंस करनी होगी, सिर्फ मेरे बनाने से नहीं होगा। रिएक्शंस बहुत सारे हैं, इसलिए पेन चलाना होगा। क्या मैं बनाऊं आगे या आप बना के आएंगे? पहले मैं रिएक्शंस लिख दूं, बना के आओगे? आओगे बना के? ऐसे में क्या होगा फायदा, थोड़ा सा चार्ज वगैरह बैलेंस करना अच्छे से सीख पाएंगे। तो मैं रिएक्शंस लिख देता हूं, आज मैं छोड़ दूंगा, फिर आपको, आप क्या करेंगे, इसको बना के लाएंगे। चलो एक क्लास मेरा एक्स्ट्रा लग जाए, मैं बनाऊंगा तो 15 मिनट में निकल जाएगा, और आप बना के लाएंगे तो एक क्लास जाएगी पूरी। आप बना के लाएंगे तो एक क्लास पूरी चली जाएगी, क्योंकि आप बना के लाएंगे, फिर आपको कहां डिफिकल्टी हुई आप डिस्कस करवाएंगे मेरे से। क्या हम ही बना दें? बना के लाओ। तो देखो ये कितने नंबर में था, ये बी। आप बना के ले आओ NaOH प्लस P4। अगला बना के लाओ NaOH प्लस N2। नेक्स्ट लाओ NaOH प्लस KOH प्लस Br2। नेक्स्ट लाओ NaOH प्लस कार्बन। नेक्स्ट लाइए आप बना के NaOH प्लस सिलिकॉन। नेक्स्ट NaOH प्लस बोरॉन, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट NaOH प्लस जिंक, NaOH प्लस मैग्नीशियम, NaOH प्लस बोरॉन, NaOH प्लस पोटेशियम, NaOH प्लस सल्फर, NaOH प्लस जेनॉन। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको अगले दिन करके आना। क्या छोटू, नंबर गलत है? टी कैसे चले गए? अरे अपना अलग ABCD रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत। समझ गए? तो ये 10 12 15 एग्जाम्पल है, इसको आप बना के लाएंगे। लेकिन इसको बनाने से पहले क्या करना आपको, ये शुरू वाला यहां से आपको 1 नंबर से स्टार्ट करना है, NaOH प्लस फ्लोरीन से। समझ गए? ये अपने से कीजिए, बैठ के इत्मीनान से करें। एक बार पहले मेटल नॉन मेटल का रिएक्शंस देख लेना वाटर से, ठीक है, उसको प्रैक्टिस भी कर जाना, खुद से लिख भी जाना, और जब ये बनाने लगो तो पीछे पलट के नहीं देखना है, सल्फर भूल गए कि वाटर से क्या बना रहा है। समझ गए ना? चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग करते हैं
आज आप लोगों को छोड़ते हैं और टेस्ट पेपर भी अगले दिन डिस्कस कर दूंगा। मतलब एक क्लास कल वाली और जाएगी और फिर ये यूनिट हमारी क्लोज हो जाएगी, फिर हम लोग अगले यूनिट को शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी एटॉमिक स्ट्रक्चर।